तो हेलो दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ एएस अकेडमी के एक नए प्रैक्टिस सेशन में, जिसमें हम करने वाले हैं सुपर टेट डीएसएसबी की सीडीबी प्रैक्टिस। आज का हमारा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको लगभग पेपर में 2 से 3 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। अगर आप सुपर टेट की बात करेंगे, उसमें 10 नंबर की सीडीपी आएगी, उसमें लगभग 10 में से 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक से देखने के लिए मिलेंगे, जिसका हमारा मॉडल नंबर है 1। ये हमारा मॉडल नंबर 1 है और हमारा आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों लेके आया हूँ कि सीक्वेंस में हम सीडीपी की टॉपिक वाइज करेंगे पूरी प्रैक्टिस, और जिसमें मैं 20 क्वेश्चन हर एक वीडियो में लेके आऊंगा, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन हमारा छूटेगा नहीं। और आप पूरे 10 में से 10 क्वेश्चन, या सुपर टेट में आप 10 में से 10 क्वेश्चन, और डीएसएसबी में 20 में से 20, और भी ज़्यादा टीचिंग मेथोडोलॉजी जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कराता जाऊंगा, और सीडीपी की एक पूरी सीरीज थ्योरी वाइज वो भी लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं हैं। मतलब सभी साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी अवस्थाएं दी हैं कि हमारे मानव विकास में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। रॉस ने दी हैं, कोक ने दी हैं, हलोक मैडम ने भी दी हैं, और सब ने दी हैं। इसीलिए इसी तरह हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार भी मानव विकास की अवस्थाएं जो कि जानी जाती हैं। हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार ध्यान से देखना है शब्द को क्या कह रहा है। भारतीय दर्शन के अनुसार, भारतीय दर्शन के अनुसार मानव विकास मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट। सीधी सीधी बात में तो चाइल्ड डेवलपमेंट की आप समझिए, चाइल्ड डेवलपमेंट की कितनी अवस्था दी है। तो भारतीय दर्शन के संदर्भ में चाइल्ड डेवलपमेंट की अवस्था 7 है। ठीक है, कौन कौन सी है? तो चलिए जानते हैं पहली अवस्था क्या है। भारतीय दर्शन के अनुसार पहली अवस्था हमारी है गर्भ अवस्था। इन्होंने सीधा गर्भ अवस्था से लिया है, जन्म के समय तक, जब तक प्री कंसेप्ट मतलब प्री नेटल स्टेज से लेकर जन्म तक एक अवस्था हमारे भारतीय संदर्भ में होती है। पहली अवस्था है गर्भ अवस्था। दूसरी क्या है? इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज मतलब शैशव अवस्था, जिसे माना गया है जन्म से 5 वर्ष तक हमारे भारतीय, इसे ध्यान रखना, भारतीय संदर्भ में, किसमें? भारतीय दर्शन में दूसरी स्टेज को जन्म से 5 वर्ष माना है। ठीक है, तीसरी क्या है हमारी? तीसरी है हमारी चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, जो कि 5 से 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, और चौथी हमारी अवस्था है किशोरावस्था, मतलब एडोलेसेंस। किशोरावस्था को भारतीय दर्शन में किस साल तक माना? 12 से 18 साल तक। ठीक है, 12 से 18 साल तक किशोरावस्था को भारतीय दर्शन के संदर्भ में माना है। ठीक है, पांचवी है हमारी युवा अवस्था। युवा अवस्था है हमारी 18 से 25 वर्ष तक। ध्यान से देखना, ये भारतीय दर्शन, किसी ने 5 में बांटा, किसी ने 9 में बांटा, किसी ने 8 में बांटा। हमारे भारतीय दर्शन ने इसे 7 भागों में बांटा। कितनों में? 7 में। तो हमारी हो चुकी है पांचवी अवस्था है युवा अवस्था। ठीक है, छठी अवस्था हमारी प्रौढ़ावस्था, जो कि 25 से लेके कब तक चलती है? हमारी 55। ठीक है, 25 से लेके 55 तक चलने वाली हमारी अवस्था है प्रौढ़ावस्था। लास्ट एंड 7 स्टेज है हमारी वृद्धावस्था। ठीक है, ये चलती है हमारी 55 से लेके डेथ, ठीक है, मृत्यु तक। 7वीं अवस्था हमारी 55 साल से लेके डेथ तक। ठीक है, तो हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं कितनी अवस्थाएं? 7। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रम की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? आपने ये क्वेश्चन पहली बार देखा होगा, और ये सीटेट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, और इसको घुमा के पूछता है। मतलब स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा। ठीक है, और तो इसमें मैंने डायरेक्ट ही पूछा है, इसमें इसीलिए कि आपको समझ में आएगा श्रम की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है हमारा किशोरावस्था, तीसरा है बालावस्था, और चौथा प्रौढ़ावस्था। तो हम एक एक करके समझेंगे इसको कि क्या क्या होता है। देखिए, शैशवावस्था, इसके लिए आपने अभी तक कोई ऐसा शब्द नहीं सुना होगा। किशोरावस्था को सुना होगा आपने, तनाव एंड तूफान की अवस्था कहा गया है इसे। बालावस्था को सुना होगा आपने, अनोखा काल कहा गया है जीवन में। प्रौढ़ावस्था के लिए सुना होगा कि आपने ये मेच्योरिटी का मैक्सिमम लेवल हमारा प्रौढ़ावस्था है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? हमारा आंसर होगा इसमें शैशवावस्था। क्या होगा? शैशवावस्था, यानी इन्फेंसी स्टेज। क्या होगा? इन्फेंसी स्टेज। इसमें शर्म का बात क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बच्चा जब अपनी, वो कहते हैं ना, केयर एंड वो एक तरीका से शौचालय जाने लगता है, अपने आप अपने काम को खुद करने लगता है, तो इसीलिए इसे शर्म की अवस्था करने लगते हैं। ठीक है, मैं अर्ली चाइल्डहुड शुरू होने से पहले की बात कर रहा हूँ, न कि डायरेक्ट जैसे जन्म हुआ और उसे इन्फेंसी स्टेज में डाल दिया। ठीक है, उससे बात कर रहा हूँ मैं कि अर्ली चाइल्डहुड स्टेज शुरू होने से पहले की अवस्था को हम शर्म की अवस्था कहते हैं। मतलब एक ट्रांजिशन फेज, जो कि जहाँ पे इन्फेंसी स्टेज खत्म होगी और वहाँ पर चाइल्डहुड स्टेज शुरू होगी। ठीक है, आप समझ पाए होंगे, आई होप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। मतलब क्या है? योगफल है, शेषफल है, गुणनफल है कि भागफल है? ठीक है, अब हम इसको एलिमिनेट करेंगे एक एक करके, आप देखिएगा। देखिए, हमने एलिमिनेट करना शुरू किया कि शेषफल तो हो ही नहीं सकता और भागफल भी नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन हमारे कट गए, ये दो ऑप्शन हमारे कट गए। तो ऑप्शन क्या क्या बचे हमारे? योगफल और गुणनफल। गुणनफल अब मैं रखूं हेरिडिटी। ठीक है, मैं रखूं हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। कोई बच्चा क्या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल है? नहीं। कोई भी बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का योग होता है। ठीक है, अब कैसे होता है अब समझिएगा। कि मान लीजिए कि हेरिडिटी के कैरेक्टर हैं वो आए उसके माता पिता से। ठीक है, जो हेरिडिटी के जो कैरेक्टर हैं वो आए हैं उसके माता पिता से,
और जो इन्वायरमेंट के कैरेक्टर हैं वो उसने एक्वायर किए हैं। क्या किए हैं? एक्वायर किए हैं। हम इनको इनटू करके नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दूसरे एक आपस में मिलकर नहीं करते, ये इसी की मदद से, मतलब हमारी हेरिडिटी की वजह से तो हमने ये एक्वायर किए हैं। हम इसे एडिशन ही करेंगे, क्योंकि हमारे पहले से जो हेरिडिटी में था वही हमने एक्वायर किया है और ज़्यादा एफर्ट लगा के। तो हम अपनी नॉलेज या अपनी स्किल में ऐड ऑन करते हैं, ना कि उसे मल्टीप्लाई करते हैं। हम उसे सीखते हैं, उसे मल्टीप्लाई नहीं करते। अपनी नॉलेज में, अपनी स्किल में, अपनी एबिलिटी में, अपने बहुत सारी क्रिएटिविटी थिंकिंग में उसे ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। और इसे कहा किसने था? इसे कहा गया था वुडवर्थ ने कि बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का योग फल है, न कि गुणनफल। गुणनफल हो ही नहीं सकता। हम अपनी हमेशा नॉलेज को जोड़ते हैं। हम अपने वंशानुक्रम के द्वारा, अपनी हेरिडिटी के द्वारा जो हमारे गुण हमें माता पिता से मिले हैं, हम उनको और शार्प करके वातावरण से और नई नई नॉलेज एक्वायर करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक मनुष्य एवं पशु अपनी जाति के अनुरूप ही डैश प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। ठीक है, प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। डैश में क्या है? किसका अनुसरण करते हैं? विकास का, वृद्धि का, परिवर्तन का, या भिन्नता का। तो आप जैसे आपके माता पिता हैं वैसे ही तो आप हैं। ठीक है, और जैसे आपके दादा थे वैसे ही तो आपके या पिता हैं। जैसे आपके मतलब पेरेंटल होते हैं आपके, और मैटरनल होते हैं। अगर जैसे आपके मैटरनल ग्रैंड फादर होंगे या ग्रैंड मदर होंगे, वैसे आपकी मदर होंगी। या पैटर्नल जो होंगे, जैसे आपके पैटर्नल ग्रैंड मदर या वो होंगे फादर होंगे, वैसे ही आपके फादर होंगे। जैसे आपके ग्रैंड फादर, जैसे आपके फादर, और जैसे ही आप। तो आप क्या कर रहे हैं? ये आप वृद्धि कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, भिन्नता कर रहे हैं। सीधा सा इसका आंसर आएगा। सोच के देखिएगा, विकास। इसीलिए कहा जाता है विकास एक सतत प्रक्रिया है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। हम हमारी जिंदगी भर तो विकास चलेगा ही, लेकिन हमारे जीन्स के द्वारा हमारी अगली पीढ़ी में भी हमारा विकास ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर 1। तो डैश में क्या आएगा? हमारा विकास। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5वां क्वेश्चन है, किसने किशोर अवस्था को तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा है? तनाव, ये 3 जो शब्द है इनको ध्यान रखना। तनाव, तूफान तथा संघर्ष, इसकी अवस्था कहा है। किसे? किशोर अवस्था को तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था कहा है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं हम कि किसने कहा है। कॉल और ब्रूस ने, स्टेनली हॉल ने, किलपैट्रिक ने और कुप्पुस्वामी ने। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे किसने क्या दिया। कोल और ब्रूस ने क्या कहा था कि हमारा बाल्यावस्था, क्या बाल्यावस्था जो है हमारे जीवन का अनोखा काल है। कोल और ब्रूस ने कहा था कि बाल्यावस्था हमारे जीवन का एक अनोखा काल है। ठीक है, स्टेनले हॉल ने क्या कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था, इनकी खुद की एक बुक थी एडोलेसेंस, इसका नाम था एडोलेसेंस, मतलब किशोरावस्था। उसमें इन्होंने कहा था कि तनाव, किशोरावस्था जो है तनाव तथा तूफान संघर्ष की अवस्था है। अब आप इसे कैसे याद कर सकते हैं कि तनाव और तूफान में हॉल उड़ गया, किसी का घर था, तूफान आया और उसका हॉल उड़ गया। मतलब आप याद कर सकते हैं कि किशोर अवस्था तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। ठीक है, ये आपके लिए ट्रिक है कि तूफान में, तनाव और तूफान में स्टेनले का हॉल उड़ गया, तूफान आया और उसका हॉल उड़ गया। ठीक है, और किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दी थी, कुप्पुस्वामी ने बाल्यावस्था के बारे में स्टेटमेंट दी थी। और कुप्पुस्वामी हमारे मनोवैज्ञानिक, भारतीय मनोवैज्ञानिक, एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रहे। ये आप ध्यान रखेंगे कि कभी कभी पूछ लेता कि कुप्पुस्वामी का क्या डेवलप हुआ था, तो उन्होंने बाल्यावस्था पर काम किया था और ये भारतीय में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसलिए कभी कहीं कहीं आपने किताबों में देखा होगा कि हमारे भारतीय जो मनोवैज्ञानिक, मनोसाइकोलॉजी, मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी के पितामह कुप्पुस्वामी को कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं आपने देखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास की दिशा है। क्रियात्मक विकास क्या है ये आप देखिएगा। क्रियात्मक विकास क्या है? कि क्रियात्मक विकास है हमारा मोटर डेवलपमेंट। क्या है? मोटर डेवलपमेंट। मतलब जब हम कोई काम, मोटर का मतलब यहाँ पे हम कोई भी काम अपने फिजिकल एबिलिटी के द्वारा करते हैं। जैसे कहीं पे हम दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, लेटते हैं, मुड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, ये सब हमारी मोटर एक्टिविटीज़ है। और इनको ही बांटा गया ग्रॉस मोटर एबिलिटी और माइक्रो मोटर एबिलिटी। जैसे आप पेन पकड़ने देते हैं, माइक्रो मोटर एबिलिटी है, ऐसे बांटा गया। तो ये पूछ रहा है किस दिशा में होता है, तो आप देखेंगे इसे कि किस दिशा में होता है मोटर डेवलपमेंट। सिर से धड़ की तरफ, धड़ से हाथ की तरफ और हाथ से पैर की तरफ, या फिर पैर से धड़ की तरफ और धड़ से हाथ की तरफ और हाथ से सिर की तरफ, या फिर तीसरा ऑप्शन है धड़ से सिर की तरफ और सिर से हाथ की तरफ और हाथ से पैर की तरफ, और चौथा ऑप्शन है धड़ से पैर की तरफ और हाथ से सिर की तरफ। आप इसे एलिमिनेट करके भी लगा सकते हैं। और आपने सुना होगा कि हमारा विकास की जो प्रक्रिया, ग्रोथ जो शुरू होती है हमारे, सबसे पहले हमारा सिर ही बनता है, उसमें मतलब सिर ही डेवलप होता है। और जब भी बच्चा मोटर एक्टिविटी करेगा ना, जहाँ बच्चा इन्फेंसी स्टेज में हो, 6 से मतलब 3 से 2 महीने के बीच का बच्चा अपने सिर को एडजस्ट करने लग जाता है, घुमाने फिराने लग जाता है, तो वो हमारे कहाँ से शुरू होगा? सिर से शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए,
सिर से वो धड़ की तरफ जाएगा और धड़ से वो हाथ की तरफ जाएगा, फिर नीचे बेसल पार्ट पर जाएगा पैरों की तरफ। ये एक सीक्वेंस है कि सिर से धड़ और धड़ से हाथ और पैर। पहले बच्चा सिर हिलाना सीखेगा, फिर वो बैठना सीखेगा अपने धड़ के द्वारा, ठीक है, फिर वो अपने हाथों से चीजें पकड़ने लगेगा, फिर वो अपने हाथों से चीजें पकड़ने के बाद अपने पैरों से पे खड़ा होना सीख जाएगा। तो आप समझ सकते हैं पहले क्या आया, सिर घुमाना, फिर वो धड़ धड़ के सपोर्ट से बैठने लग गया, फिर वो हाथ के सपोर्ट से क्या करने लग गया, चीजों को पकड़ने लग गया, फिर वो पैर के सपोर्ट से चलने लग गया, दौड़ने लग गया। तो ये हमारी एक मोटर डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है जो कि सिर, धड़ और हाथ के बाद पैर तक जाकर कंप्लीट होती है, ठीक है। और इसका तो कोई सीक्वेंस नहीं है जो आप ऑप्शन देंगे, धड़ से आपका डेवलपमेंट कभी मोटर डेवलपमेंट शुरू होगी, धड़, ये ऑप्शन कट गया। नीचे से कोई भी शुरू चीज आप पैरों से करेंगे तो ऊपर तक कब तक लाएंगे, क्योंकि आपका ब्रेन तो आपके सिर में है ना, वही नहीं होगा तो नर्वस सिस्टम डेवलप कैसे होगा, ये आप सोच सकते हैं। तो आप सोंगे सिर, धड़, हाथ, पैर, ये आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी दो ही दे देता है कि अगर डेवलपमेंट होगा तो इसका स्टेप क्या आगे होगा, डैश 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 हाथ पैर, तो उसमें आप आगे क्या करेंगे ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित प्रभावित करने वाले कारक हैं। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है हेरिडिटी, वंशानुक्रम, दूसरा है भौतिक वातावरण मतलब ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, तीसरा है आहार, मतलब ये आहार था, यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा, ये आहार था, आहार तथा भोजन मतलब न्यूट्रिशन, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो आप इसे देखिएगा, वंशानुक्रम नहीं होगा तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा। आपने देखा होगा कि कई कई किसी बच्चे की पिता की आंखें भूरी हैं तो उस बच्चे की भी आंखें भूरी होती हैं, किसी बच्चे की पिता की हाइट कम रह जाती है तो मैक्सिमम आपने देखा होगा, मैक्सिमम टाइम्स देखा होगा कि उस बच्चे की भी हाइट कम ही रह जाती है, और किसी के पिता की हाइट या माता की हाइट टॉल है, मतलब मैं इक्वल है, तो वो बच्चे का एक इक्वल डेवलपमेंट चलता रहता है। या किसी बच्चे की आप कलर देख ले सकते हैं कि जिस बच्चे की माता पेरेंट का कलर जैसा होगा उस बच्चे का भी कलर ऐसा ही होगा। तो हेरिडिटी तो होगा क्योंकि हमारे ये सब शरीर के लिए ही है, फिजिकल मतलब शारीरिक, ठीक है। और भौतिक वातावरण के आप कहाँ रहते हैं, आसपास का एरिया क्या है, ठीक है, वो भी हमारे शारीरिक डेवलपमेंट को मतलब शारीरिक विकास को इफेक्ट करेगा कि आप किस जगह पर रहते हैं। अगर आप बहुत ही ठंडी जगह पर रहते हैं तो आपका शरीर उसके अकॉर्डिंग ढल जाएगा। अगर आप बहुत ही गर्म जगह पर रहते हैं या जहाँ बहुत ही अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, चेंज होता रहता है, तो आपका शरीर वहाँ के अकॉर्डिंग ढल जाएगा, तो फिजिकल इन्वायरमेंट भी अलग होगा, ठीक है। अगर आपको ढंग से, तीसरा ऑप्शन है आहार एवं भोजन, ठीक है, तो आपको ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपकी बॉडी कैसे डेवलप होगी, आपकी मसल्स कैसे डेवलप होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया, ठीक है। तो यह कथन दिया था हमारे गैसेल साहब ने। किसने, गैसेल साहब ने। पहला ऑप्शन क्या है, अब गैसेल साहब ने तो दिया था विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास तब होता है धीरे धीरे सब में परिवर्तन आने लगता है और नई नवीन मतलब नई विशेषताएं, नई स्पेशलिटी, नई चीज आने लगती है, नई एबिलिटी का डेवलपमेंट होने लगता है, ठीक है। ये उन्होंने एक अपने थॉट दिया था कि ये ऐसे होता है। हरलॉक के आप जानते हैं डेवलपमेंट में उन्होंने इमोशनल डेवलपमेंट या कोई सा भी डेवलपमेंट हो उसके लिए बहुत अच्छा कार्य किया। चॉम्स्की को आप जान सकते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड, लैंग्वेज पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। सुकरात ने हमारी क्वेश्चनरी मेथड मतलब प्रश्नोत्तर विधि दी थी, ठीक है। ये आप एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ना, जैसे कि हमारा आंसर था क्या कि गैसेल हमारा आंसर था, लेकिन मैंने आपको बताया, हरलॉक भी बताया, चॉम्स्की भी बताया और सुकरात भी बताया, ये आपको रिपीट होते जाएंगे तो आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। और आप एक ही क्वेश्चन से आप लगभग आप 5 से 6 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं एक ही क्वेश्चन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, ठीक है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है नैतिकता पर, मूल प्रवृत्ति पर, वास्तविकता पर और ध्यान पर। शिशु कभी भी झूठ नहीं बोलता, कभी भी नेगेटिव नहीं जाता, कभी भी डिप्रेस नहीं होता। तो वो क्या करता है, उसकी वो फंडामेंटल इंस्टिंक्ट होती हैं, मूल प्रवृत्ति होती हैं जो कि वो कभी नहीं डालता, फंडामेंटल इंस्टिंक्ट होती हैं। और शिशु की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिए, शिशु की नैतिकता उसमें डेवलपमेंट नहीं होगी, वास्तविकता तो वो परिचित ही नहीं होगा, अभी ध्यान लगाना उसके लिए बस की बात नहीं है अभी शिशु के लिए। तो वो सिर्फ किस पे व्यवहार करेगा, मूल प्रवृत्तियों पर। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाती है। हमारे अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, हमारे अंदर होते हैं 46 गुणसूत्र मतलब 23 पेयर, ठीक है। तो उन्होंने कहा 21वें गुणसूत्र जोड़े, 21वें गुणसूत्र जोड़े मतलब हमारा 22 होगा और यहाँ 21 होगा, इसको अलग ना हो पाने के कारण जो सिंड्रोम जो है उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसमें फैंसी सिंड्रोम,
दूसरा ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, तीसरा ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, चौथा ऑप्शन है इसमें डिसलेक्सिया। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके ये क्या होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या था, फैंसी सिंड्रोम। फैंसी सिंड्रोम नाम से आपको कभी नहीं सुनी होगी, ये कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये कोई होनी है। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि बच्चा उसकी जो माइक्रो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, वो ढंग से लिख नहीं पाता, उसका राइटिंग अच्छा नहीं हो पाता है। डिस का मतलब नेगेटिव वे, ग्राफिया का मतलब आप लिखने से ले सकते हैं। डाउन सिंड्रोम, ठीक है, तो हमारा आंसर है डाउन सिंड्रोम। डिसलेक्सिया क्या होता है, इसमें बच्चा अक्षरों को जोड़ के पढ़ नहीं पाता, इसमें पढ़ने के लिए एक डिजीज है, ये लर्निंग डिजीज है, इनके लिए अलग टॉपिक मैं बनाऊंगा वीडियो और उसमें ट्रिक वाइज बताऊंगा कि ये क्या होता है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होती है, जिसमें बच्चे से पढ़ा नहीं जाता, बच्चे से नहीं, सबके लिए, मतलब जो बड़ा हो उसका उसमें पढ़ा नहीं जाता है ठीक से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे का क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। मैं लगाऊं, क्या लगाएंगे आप इसमें, सकारात्मक, नकारात्मक या शून्य। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का हस्तांतरण हो सकता है, सोचिए और लगाइए इसमें क्या लगा सकते हैं आप। देखिए, सकारात्मक भी होगा, नकारात्मक भी होगा और शून्य भी होगा, और इसका ऑप्शन होगा यस सभी, ऑल ऑफ दिस। क्यों होगा कि आप अगर कोई नई चीज़ सीखते हैं तो वो आप जाएंगे सकारात्मक में, ठीक है, और आप कोई अलग चीज़ या पॉजिटिव चीज़ से ही आप कभी कभी नेगेटिव ले जाते हैं, सीख जाते हैं नेगेटिव चीज़ कि ये तो सब कर ही रहे हैं, ऐसे काम मैं भी कर लूँ, समझ रहे हैं आप, तो क्या मेरे मैं ही बुरा थोड़ी हूँ, सभी बुरे हैं, ठीक है, वो आपका नेगेटिव लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन हो, ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। और शून्य, जैसे आपने कोई पहले चीज़ सीखी, उसी को यूज करके आपने दूसरी चीज़ सीख ली, वही चीज़ आपने इसी की चला ली। मतलब आप जैसे एक गाड़ी चलाना जानते हैं और आपने ट्रैक्टर चला लिया तो आपका शून्य होगा, क्योंकि ट्रैक्टर और ये गाड़ी लगभग एक जैसे चलती है, ठीक है। आपकी समझ में आया होगा, चलते हैं आगे। तो आगे का क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। मुख्य अधिकारी मतलब प्रिंसिपल ग्लैंड, ठीक है, प्रिंसिपल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एंड्रिनल ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि। किसे लगाएंगे आप, थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, हमारे गले के पास थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, तभी बोलते हैं थायराइड, मेरी थायराइड सूज गया या बोल रहे हैं, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, हमारी गले के पास। एडिनल ग्लैंड कहाँ होती है, हमारी किडनियों के पास, कहाँ होती है, किडनियों के पास। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, ये जो तीनों ग्लैंड है ना, तीनों जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, एंड्रिनल ग्लैंड और पीयूष ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, तो ये हमारी तीनों मिलके इनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हमारा इसका आंसर क्या रहा, ये पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, हमारे मस्तिष्क में, मस्तिष्क में होती है हमारी पीयूष ग्रंथि। और यही सबसे ज्यादा रिलीज करने वाली हार्मोन, हार्मोन को रिलीज करने वाली सब यही ग्रंथि होती है, मटर के दाने के बराबर होती है। इसको दो पार्टों में बांटा जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इंग्लिश में इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, पीयूष ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है, यह कथन है जेम्स ड्रेवर का, रूसो का, अरस्तु का, सुकरात का, ठीक है। हम जल्दी जल्दी थोड़ा बढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो कवर नहीं कर पाएंगे फिर। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं सीधा आंसर दे रहा हूँ, ये कथन है रूसो का। अरस्तु कौन है, अरस्तु तो बायो के पिता, हमारे मनोविज्ञान के पिता, बहुत सारे, अरस्तु ने बहुत सारी चीज़ दी, आगमन निगमन विधि अरस्तु ने दी थी। सुकरात अभी अभी बताया था मैंने, प्रश्नोत्तरी के पिता, मतलब प्रश्नोत्तरी पेपर दी थी जेम्स ड्रेवर। आगे जेम्स ड्रेवर, तो आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकता एक डैश सामाजिक संरचना मानी जाती है, ठीक है। द्वितीयक, गतिक, प्राथमिक और स्थायी। द्वितीयक क्या मतलब सामाजिक संरचना, द्वितीयक का वो कहीं अदर से तो नहीं आ रही है, वो हमारी हेरिडिटी जो है, अनुवांशिकता जो है। गतिक डायनामिक तो नहीं है, हमारी हर साल बाद हमारी चेंज हो जाती है। या गतिक मतलब, गतिक कहते हैं डायनामिक को, जो हर 2 महीने या 3 महीने या 2-3 मिनट के बाद जो चीज़ चेंज होती रहती है उसे कहते हैं डायनामिक। तो हमारी अनुवांशिकता तो चेंज नहीं हो जाती है, तो हमारा ये भी नहीं होगा, ठीक है। द्वितीयक भी नहीं होगा, गतिक भी नहीं होगा, प्राथमिक, प्राथमिक हमारी हो नहीं सकती। ये हमारी होती है स्थायी, ये हमारे जन्म से जब तक हमारा कंसेप्शन पीरियड था, मतलब हमारा प्रीनेटल गर्भाधान और स्थिति थी, तभी से हमारे साथ है और मृत्यु उपरांत भी हमारे साथ ही जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपको। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक, स्थायी, सॉरी स्थायी, ऑप्शन नंबर 4 स्थायी सामाजिक संरचना मानी जाती है हमारी हेरिडिटी, अनुवांशिकता, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है इसमें, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। तीसरा है, सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। और चौथा है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो हमारा जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीकों से देखा जाता है। हमारी मात्रात्मक सिर्फ वृद्धि होती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सत्य नहीं है, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया था, जॉन डीवी ने, गिलफर्ड ने, रॉस ने या महात्मा गांधी ने। जॉन डीवी आप जानते हैं, जॉन डीवी ने एक प्रेगमेटिज्म की बहुत
बहुत ही ज़्यादा काम करने वाले हैं प्रैग्मेटिज्म में, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। और गिलफर्ड को आप जानते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंट थ्योरी इन्होंने ही दी थी। और महात्मा गांधी समाज सेवा शिक्षा शास्त्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। यही हमारे एक ऐसे, महात्मा गांधी के बारे में क्या बोलूँ मैं, सभी लोग जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? मैंने अभी पीछे बताया था कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कॉल एंड ब्रूक्स ने कहा था। कुप्पुस्वामी के लिए बात बता चुका हूँ। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी दी थी, जिन्होंने कबूतर और चूहे पे कार्य करके लर्निंग थ्योरी थी, बिहेवियरिस्टिक लर्निंग थ्योरी थी। सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिटिक एक कंसेप्ट दिया था, साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। मनोविश्लेषणात्मक वो सिद्धांत, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, संवेगात्मक विकास का प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ठीक है। संवेगात्मक क्या होता है हमारा? मेंटल मोटर और मेंटल में बहुत अंतर है, आप ध्यान रखिएगा। मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, क्या होगा? मेंटल डेवलपमेंट, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होगा, ब्रेन से रिलेटेड होगा। तो शारीरिक विकास, जब तक आपका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होगा आपका ब्रेन काम ही कर नहीं सकता। मानसिक योग्यता, जितनी आपकी मेंटल एबिलिटीज होंगी ना, उतनी जल्दी आप चीज़ों को कवर कर लेंगे और बहुत जल्दी सीख भी सकते हैं। उसे कहते हैं क्विक लर्नर और लेट लर्नर, मानसिक योग्यता के कारण होते हैं वो, ठीक है। थकान, जब भी आप थक जाते हैं तो आपका सीखने की इच्छा नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास में टेस्ट, अब बताइए क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है इसमें प्रक्रिया पर बल है। ऑप्शन नंबर 2 वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 3 गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। चौथा ऑप्शन है इसमें उपयुक्त सभी। तो प्रक्रिया पर तो बल है, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि डेवलपमेंट इन प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज, एडल्टहुड स्टेज, बहुत सारी स्टेज को हम प्रक्रिया पर बल देते आ रहे हैं। वातावरण और अनुभव, इन्वायरमेंट के द्वारा हम किसी चीज़ को एक्वायर नहीं कर सकते, कुछ भी सीख नहीं सकते। अनुभव जब भी हमें एक्सपीरियंस होगा तभी हम दूसरी चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं हम, और लेट तक भी करते हैं बाल विकास में, ठीक है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4 20, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, आप इसे देखिए। वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे? ऑप्शन नंबर 1 वॉटसन, ऑप्शन नंबर 2 जेम्स विलियम, ऑप्शन नंबर 3 ग्रेगर जॉन मेंडल, और ऑप्शन नंबर 4 लेमार्क। इसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वॉटसन हमारे व्यवहारवाद के जनक थे, ठीक है। जेम्स विलियम हमारे मॉडर्न साइकोलॉजी जो है उसके पितामह कहे जाते हैं हमारे जेम्स विलियम। ग्रेगर जॉन मेंडल वंशानुक्रम, ठीक है। वंशानुक्रम के पितामह या जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, क्योंकि इन्होंने मटर के पौधे पर ही अपने सिद्धांत, वंशानुक्रम के सिद्धांत, हेरिडिटी के सिद्धांत इन्होंने ही दिए थे मटर के पौधे पर, ठीक है। और लेमार्क को कहा जाता है अनुकूल, अनुकूल मतलब अनुकूलता, अडेप्टेशन का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति या जीव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालेगा वही जितना जी सकता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आपके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए मैंने इसमें अच्छे से, और अगली सीरीज में इससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, और बेहतरीन टॉपिक के साथ अपना कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसकी PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए, धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम AS अकेडमी, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।